एटॉमिक रेडियस, नॉट स्ट्रक्चर। एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। हुआ था ना एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन? यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग फिर आयनाइजेशन एनर्जी के तरफ गए थे। हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा एक्सप्लेन कर दिए थे। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट। Your sound is not coming. क्या बेटा? ठीक है, चलिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी में हम लोग पढ़े थे कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। आउटर मोस्ट से निकालना है, न्यूट्रल से निकालना है, आइसोलेटेड से निकालना है। फिर हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट आयनाइजेशन होता है, सेकंड आयनाइजेशन होता है, थर्ड आयनाइजेशन होता है। ये सब हम लोग पढ़े थे। नाउ फिर हम लोग पढ़े थे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी will be more than second ionization energy and will be more than first ionization energy। ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। क्लियर है बताइए? ऐसा हो रहा था ना, थर्ड मोर देन सेकंड, सेकंड मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता था ना। इस तरीके से आप समझिए। अब आपसे पूछेगा बेटा, क्वेश्चन लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सबको हुआ था बेटा 1s1 या 1s2 2s1? ये हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं सर, क्वांटम नहीं सर, मैकेनिक्स नहीं में हुआ था। ठीक है, नहीं स्टार्टिंग में ही हुआ हुआ था। था। ठीक है, चलिए, ठीक 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 ठीक, चलिए, ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए। अब क्योंकि ये नहीं हुआ है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा बेटा ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये अब यहाँ पे करना पड़ेगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में होना था बट वहाँ पे आप लोग का वीडियो में अपलोडेड था नहीं, तो अब लिख लीजिए ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहीं पे कराते चले जाएंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए, ऑर्बिटल्स होता क्या है इसको समझना है। देखो, अभी तक हम लोग को मालूम है कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन Sir, ट्रेवल करते हैं। can't hear your voice. क्या हुआ बेटा? ठीक है, यह देखेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ये चारों तरफ घूमता है, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है दिस इज नोन एज ऑर्बिट। क्लियर है ये? बट अब ध्यान से समझिए, ये जो ऑर्बिट होता है ये अब सही नहीं है। हम लोग अब बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। रैदर इलेक्ट्रॉन 2D प्लेन में नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किसी भी चारों तरफ घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज न्यूक्लियस, देन इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे नहीं घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपका नहीं घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है। what electron is doing is electron is moving randomly around this nucleus, randomly move करेगा, ठीक है। now this area inside which the electron keeps randomly moving, that is known as orbitals, that is known as orbitals। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
चलिए ये रहा शेयर स्क्रीन, दिख रहा है आपको? ये वीडियो दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा? सर यस सर यस सर ठीक है, ये Yes, देखिए, yes, sir. दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ देखिए कंपैरिजन है। एक्चुअली पहले तो बोला गया था कि सोलर सिस्टम वाला मॉडल फॉलो होगा ना, ये सोलर सिस्टम वाला मॉडल बोला गया था, ये ऑर्बिट की बात हो रही है, ऑर्बिट की बात हो रही है। बेटा हमें मालूम है कि यही वाला मॉडल एटम के लिए प्रपोज किया गया था। अब इस वाले मॉडल में देखो कौन सा है, दो दो सुबायन आए हुए हैं। उसको बोले जल्दी से अपना नाम चेंज करेगा, कुछ अच्छा चेंज करेगा। वो वो पहले रूम में था, तो वो क्या बोल रहा था बार बार? दोनों कैप्स में ही है। सर उसको सुनाई नहीं दे रहा था। उसको सुनाई नहीं दिया था? हम्म, वो क्या बोल क्या रहा था? वही बोल रहा था। सर उसको आपका आवाज नहीं आना था। अच्छा ये बात बोल रहा था। अच्छा हाँ ठीक है, सर। चलिए देखिए कंफर्म कीजिए, ज्वाइन किया? हम्म, चलिए याद है, सुनिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को एग्जैक्टली exactly पता होता है मून किस समय कहां पर होगा, तभी तो ये लूनर इक्लिप्स सोलर इक्लिप्स इतनी आसानी से हम लोग बता देते हैं। और आज का नहीं मालूम है, आज से 1000 years बाद भी कहाँ होगा ये भी पता है, किस टाइम पर कहां पर होगा मालूम होता है। तो वही बात है कि अगर सोलर सिस्टम वाला मॉडल एटम में अप्लाई करेंगे तो फिर एटम में भी इलेक्ट्रॉन कहां पर, ये हमें हमेशा पता होगा। सोलर सिस्टम वाला मॉडल अगर एटम में अप्लाई कर देंगे तो हमें एटम में भी इलेक्ट्रॉन कहां पर लोकेटेड है ये हमें हमेशा पता होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला मॉडल पूरी तरीके से गलत है। वी एग्जैक्टली डोंट नो वेयर द इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन ए वाला मॉडल सही है, इलेक्ट्रॉन इज रैंडमली मूविंग अराउंड न्यूक्लियस। ये रैंडम मोशन, इसका कोई पैटर्न नहीं है, बस रैंडम मोशन हो रहा है। So there is an area around which electron is most of the time found, या वॉल्यूम, नॉट एरिया, एरिया टू डायमेंशनल होता है, वॉल्यूम की बात होगी। सो हम लोग ये देखना चाहेंगे किस वॉल्यूम में अपना इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन्स इज स्टेइंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस, बट समटाइम्स इट इज मूविंग फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब हम लोग फोटोग्राफ्स लेने वाले हैं और इस फोटोग्राफ से हम लोग को क्या मालूम चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है ये हम लोग को मालूम चल रहा है। तो जो फोटोग्राफ लिए वो सारे डॉटेड है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है वहां वहां डॉट्स क्रिएट हो गया है। नाउ ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, ये जो ऑरेंज वाला एरिया है इसके अंदर बेटा, और कभी कभी देखो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर भी चला गया। आई मीन टू से ये जो ऑरेंज वाला वॉल्यूम है दैट इज ऑर्बिटल, दैट इज ऑर्बिटल। तो हम लोग अगर बोलेंगे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इनसाइड ऑर्बिटल्स, तो बेटा ये 100% सही नहीं होगा, बिकॉज समटाइम्स इलेक्ट्रॉन आर आल्सो फाउंड आउटसाइड न्यूक्लियस, सॉरी आउटसाइड ऑर्बिटल। इफ वी से इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इनसाइड ऑर्बिटल, 100% करेक्ट नहीं है, बिकॉज समटाइम्स इलेक्ट्रॉन आर फाउंड आउटसाइड ऑर्बिटल एज वेल। So we say orbital is a three-dimensional volume या three-dimensional region। वॉल्यूम बोलिए या थ्री डायमेंशन बोलिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो ऑर्बिटल इज अ थ्री डायमेंशन रीजन अराउंड विच
around which probability of finding electron is 90%। ठीक है, हम लोग 90% यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमम। किसी किसी बुक में 90% होगा, किसी किसी बुक में 95% होगा, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा लिखेंगे रीजन अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum is known as orbitals। सबसे पहला आपको ध्यान रखना ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होगा। सेकंड आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉलो एनी डेफिनेट पाथ, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग रैंडमली अराउंड न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? ये इसमें किसी को डाउट? ऑर्बिटल में किसी को भी डाउट बेटा डेफिनेशन में? किसी को डाउट? नो सर। चलिए लिखिए, हाँ, sir. it is a 3-dimensional region around which probability of finding electron is maximum। probability of finding electron is maximum। अच्छा, ये दिख रहा है आपको? कॉपी दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा बढ़िया, दोनों दिखता है ना एक साथ। हाँ उत्कर्ष बेटा बोलिए। सर ये कौन चैप्टर चल रहा है? हम 2 हफ्ता बाद ज्वाइन किए ना, इसलिए। कहाँ चले गए थे बेटा? हाँ सर। कहाँ चले गए थे? सर बीआरएस का क्लास चल रहा था ना, तो सर हम अटेंड ही नहीं कर पाए। हाँ, ये हम बेटा ज्वाइन नहीं कर पाए, फिर और भी कुछ स्टूडेंट्स होगा शायद यहाँ पर जो ज्वाइन नहीं कर पाया। अच्छा बेटा, ये चल रहा खाली है आपका ऑर्बिटल, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आप वीडियो में दे दिए थे। नहीं, उसमें ऑर्बिटल नहीं दिए थे बेटा, उस कारण से ऑर्बिटल हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। हाँ, आप केमिकल बॉन्डिंग शुरू नहीं किए तो सर? नहीं बेटा, आप बच गए। ठीक है सर। हम्म। बीआरएस में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? सर कुछ नहीं चल रहा, सब खत्म हो गया। सब खत्म? अरे कोई सर वो तो लड़की लोग का सेक्शन में है, हम लोग का सेक्शन में हम बता रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट सर। ये रहा। सर अभी बॉयल्स पॉइंट, फिर कॉजेस फॉर डिविएशन, वो सब चल रहा है। स्टडी ऑफ गैस लॉ चल रहा है। हाँ सर, हमारा PT1 खत्म हो गया सिलेबस। इम्पॉसिबल बेटा, इम्पॉसिबल। इतना फास्ट थोड़ी ना मूव होता है। हम सर लोग फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पढ़ाएंगे तो होगा ही नहीं। हम लोग का सिलेबस बेटा थोड़ा पीछे चल रहा है। जैसे अगर नॉर्मल क्लासेस चलता तो इस समय तक आपका केमिकल बॉन्डिंग बस स्टार्ट होता। नहीं नहीं सर, हम मतलब आपका स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, ऐसे करके ही पढ़ाइए। हाँ सर। हाँ हाँ बेटा, आराम से पढ़ाएंगे बेटा, उनको रेस हमको थोड़ी ना सर लगा। हम लोगों का तो यही चैप्टर चल रहा है, पीरियोडिक क्लास। अच्छा, आपका डीएवी है ना बेटा? यस सर। हाँ, बहुत आराम वाला स्कूल है, ज्यादा मिनिमम परेशान डीएवी करता है। चलिए ठीक है, चलिए। तो ये हम लोग को ऑर्बिटल समझ में आ गया। अब समझो बात को, इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस लिया, छोटा सा न्यूक्लियस है, और ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी, हर बार ऐसा नहीं होगा जैसा हम लोगों ने देखा, कभी कभी क्या होगा, ऑर्बिटल इस तरीके से मूव करेगा, मतलब यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा।
मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से मूव कर रहा होगा, कभी यहाँ इस तरीके से रैंडमली मूव करे। तो फिर ये वाला एक एरिया होगा, फिर ये सर वाला थोड़ा एक जूम कीजिए। फिर ये वाला एक एरिया होगा बेटा, समझे? हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक ठीक है। So now orbitals are not only of this type. Orbitals are not only of this type, but they're also of this type. तो साइंटिस्ट को समझ में आया कि ऑर्बिटल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स और दे हैव डिफरेंट शेप्स। तो फिर आया कि ऑर्बिटल्स के टाइप्स होते हैं, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में हम लोग को देखना है कौन कौन से ऑर्बिटल्स अपने पास है। तो पहले हम लोग एनिमेशंस वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉ करेंगे, जल्दी हो जाएगा। कहाँ गया? एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओपन विद डेस्कटॉप। ओके, हाँ ठीक है, चलिए। शेयर इसके, हाँ। ओके, ऑन तो किए थे, अभी इसको हाँ ठीक है, हो गया। चलिए काम करते हैं। डेस्कटॉप कैसे शेयर होगा इसमें बेटा? एडवांस बेसिक पोर्शन ऑफ स्क्रीन, म्यूजिक और कंप्यूटर कंटेंट फ्रॉम फाइल्स, एडवांस। हाँ चलिए। हाँ बेटा, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है यस हाँ सर। सर दिख रहा है। यस सर। बेटा? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ यस सर। सर। हाँ स्टार्टेड स्क्रीन ओके, शेयरिंग, मैंने हाँ दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक, मैंने अपना म्यूट कर लिया था। आ, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। हाँ ठीक, 1s ऑर्बिटल। हाँ देखिए, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 1s एस ऑर्बिटल। 1s। ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से और भी ऑर्बिटल है, एक और ऑर्बिटल है, नहीं इसको नहीं चाहते, 2px। देखिए ये 2px ऑर्बिटल है, फिर से एक बार देख लीजिए। सर रुकिए, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। क्या बेटा? स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे सर। 1s ऑर्बिटल और एक बार दिखाइए। 1s बेटा सिंपल स्फेरिकल है बेटा, एक अच्छा सर राउंड ठीक। ऑरेंज है बस। ये 2px है, ठीक है, बता देंगे क्या करके। अब देखिए एक और दिखाने वाले हैं, ये वो सिमिलर शेप रहेगा बट वो 2py होगा। story, just where you be choice. Like me, I'm but what teaching me good.
आप कीजिए बेटा, कोई एक बजाइए जिस बजा रहे थे, तुरंत के तुरंत आप बजाएंगे बाहर। खैर जो भी यहाँ देखेंगे बेटा, इसमें आप नोटिस कीजिए बेटा, एक्स लोब किस तरफ है और एक्सिस किस तरफ है। उत्कर्ष बेटा, हाँ सर, हम देख लिया, वही बजा रहा, वो नहीं बजा रहा है। वही बजा रहा सर, वही बजा रहा। स्क्रीनशॉट तो मतलब हम ले लिए, हम्म, नहीं तो बाद में कोई बोल देगा सुबह बजा रहा है। बेटा आपको तो ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ देखेंगे इसमें लोब्स किस तरफ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसमें लोब्स किसके अलॉन्ग है। हाँ, X axis. एक्स एक्सिस के अलावा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आप बात को समझिए कि एक लोब्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक लोब्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, अब देखिएगा एक और दिखाते हैं, ये देखिए, ये इसमें किसके अलॉन्ग है बेटा, जेड एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। Z axis. ठीक है बेटा, जेड एक्सिस। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड अलोंग जेड एक्सिस इन दिस ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। तो पहला है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का नाम आया बेटा बिकॉज ऑफ शार्प। अब ये शार्प क्या है ये बाद में बताएंगे, अभी समझ लीजिए खाली शार्प है। ये आपको मेरा कॉपी दिख रहा होगा ना, दिख रहा है, ठीक है। हाँ सर दिख रहा। शार्प है ये। शार्प का मतलब क्या है बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी एस ऑर्बिटल आप ऐसे समझिए, ये एस ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल शेप। नाउ दिस इज स्फेरिकल शेप, तो एस ऑर्बिटल्स are called non-directional orbital. Non-directional. Now why are they called non-directional? Because along all direction they have similar shape. किसी भी डायरेक्शन में आप देखिएगा तो आपको सब कुछ एक ही जैसा दिखेगा। So along all direction they have similar shape. ठीक है, तो ये s ऑर्बिटल अपना हो गया। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। समझिए बात को, ऑर्बिटल में बेटा हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अज्यूम कीजिए दिस इज डिस्टेंस x फ्रॉम न्यूक्लियस। सो एट डिस्टेंस x फ्रॉम न्यूक्लियस, at distance x from nucleus in this direction and distance x from nucleus in this direction. Since we have already called this is non-directional, means along all direction all the properties are same. So at a x distance from this point in this direction and x distance from nucleus in this direction, the probability of finding electron at these 2 points will be same or different beta? Same. सेम सेम रहेगा, याद रखिएगा। सो यहाँ लिखेंगे probability of finding electron is same in all direction, is same in all direction। ठीक है बेटा, लिखिए इसको।
हो गया। नेक्स्ट, अब लिखेंगे बेटा पी ऑर्बिटल। बेटा पी ऑर्बिटल हम लोग देखे थे ना, ये पी ऑर्बिटल था ना। आपने अपने दिमाग से तीनों पी ऑर्बिटल आप लोग बनाइए, ठीक है? जैसे ही बनता बनाइए, फिर देखते हैं। बन गया सर। बना लिए सर। मेरा भी हो गया। Sir, done. हाँ हेलो, बना बेटा? Yes, यस sir. सर, बना लिए। बन गया, चलिए ठीक है। देखिए बेटा, आपको 3 बनाने हैं, ध्यान से देखेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ध्यान से देखना है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, नाउ दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, एंड दिस इज पी जेड, दिस इज पी जेड। दिख रहा है सबको? समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसको बना लीजिए। बन गया। नेक्स्ट, जो नहीं बनाए थे बेटा, या इस तरीके से नहीं बनाए थे, प्लीज इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक और स्टार्ट करते हैं।
चलिए दिख रहा है बेटा? हेलो, हाँ सर दिख रहा है। Yes, sir. चलिए खुद से सोचिए क्या डिफरेंस है। सर ये तीनों डिफरेंट प्लेन में है। और तो ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। सोचिए सोचिए बेटा। पहले तो एक्सिस पे था, वेट वेट 1 प्लेन मिनट। पे है। ठीक है, सोचिए। सर ये पहला प्लेन है जो एक्सिस के अलॉन्ग लाइन नहीं करता है, पहला ऑर्बिटल है जो कि एक वही प्लेन में लाइक कर रहा है। और भी 4 ओरिएंटेशंस है इसके। हाँ चलिए आप पूछेंगे, आप बताइएगा, पहले नहीं बताना होता है, ठीक है? ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ पर एक्स वाई ऑर्बिटल और एक्स जेड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है बेटा? सर एक्स वाई ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में लाइक कर रहा है और एक्स जेड ऑर्बिटल एक्स जेड प्लेन में लाइक कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझिए कि ये तो डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल बेटा, हमेशा ये समय लिखाना भूल गया था। एस ऑर्बिटल एक ही टाइप के होते हैं, पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है? पी ऑर्बिटल 3 टाइप के, एस ऑर्बिटल 1 टाइप के होते हैं। एस ऑर्बिटल 1 टाइप के हैं। क्लियर है बेटा ये? नाउ डी ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं डी ऑर्बिटल, 5 टाइप्स के होते हैं। डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होंगे। अब कौन कौन से है समझिए। एक तो अपने को इस तरीके से अब बनाना है, यहाँ पे बेटा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। इसको आपने बनाया एक्स एक्सिस, इसको आपने बनाया वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसको मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस, इसको मैं बोल दूंगा जेड एक्सिस, ठीक है? मेरा वाई एक्सिस अब बाहर हो गया, ये मैं कर सकता हूँ। आपको एक्सिस ध्यान रखना, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब लोब्स जो है ध्यान से देखेंगे बेटा, लोब्स इस डायरेक्शन में है। सारे लोब्स का साइज एक ही है, ठीक है? और ड्राइंग में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप वही बनाएंगे। ऑल लोब्स आर ऑफ इक्वल साइज, ये रट्टा मैं बता दे रहा हूं। बन गया बेटा? नेक्स्ट, अब आपको शेप के बारे में पूछेगा, बोलेगा डी ऑर्बिटल कैसा दिखता है।
हाउ डज d ऑर्बिटल लुक लाइक, हाउ डज p ऑर्बिटल लुक लाइक। तो d, ये तो स्फेरिकल मैंने आपको बता दिया था। p ऑर्बिटल का शेप बोला गया है डम्बल टाइप, डम्बल शेप, ठीक है। डम्बल, डम्बल मतलब वो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए सलमान खान नहीं यूज करता, वो होता डम्बल, ठीक हाँ है। हाँ हाँ हाँ। डी ऑर्बिटल को बोला गया है डबल डम्बल, डबल डम्बल, स्टार भी वो डबल डम्बल, as well as क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ क्या होता है बेटा, पत्ता होता है इस तरीके से, या जो लॉन्ग होता है उस तरीके का नहीं है, देखिए लॉन्ग का जो टॉप होता है वैसा ही तो आ रहा ना ये। तो ये डबल डम्बल है। डी ऑर्बिटल यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, डी ऑर्बिटल अभी और भी है। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। हाँ क्या बोल रहे बेटा। ठीक देखिए, ये दो है बेटा। अच्छा ये देखिए बेटा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्सिस के अलोंग है। परफेक्ट बेटा, ये दोनों में हल्का डिफरेंस है। दिस इज बिटवीन एक्सिस एंड दिस इज अलोंग एक्सिस। ये कौन सा ऑर्बिटल है पहले ये देख लीजिए, इसका नाम है डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अभी एक और ऑर्बिटल बनाना है। अंतर है थोड़ा, देखो इसमें और इसमें, ऊपर वाले में और नीचे वाले में माइनर डिफरेंस है। इसमें बिटवीन द एक्सिस है, इसमें अलोंग द एक्सिस है। इसमें अलोंग द एक्सिस है। दिस ऑर्बिटल इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप फैक्टराइज नहीं कर दीजिएगा, ये मत लिखिएगा कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है, ठीक है। यही है, ये है आपका डी ऑफ एक्स वाई, ये है आपका डी ऑफ एक्स जेड, ये है आपका डी ऑफ वाई जेड, एंड दिस इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है एक बेटा, इसको देखिए, दिस इज डी ऑफ जेड स्क्वायर, दिस इज डी ऑफ जेड स्क्वायर। ये इन बाकी सबसे अलग है। This is d of z square. This is d of z square. हो गया बेटा, चलिए। नाउ ये अभी के लिए नहीं है, बस बता रहा हूं। ये अभी के लिए नहीं याद रखना, बस बता दे रहा हूं। डी ऑफ एक्स वाई
d of xz and d of yz are together called T2g ऑर्बिटल। ये कभी नहीं पूछेगा क्लास 11th में, कहीं आपको क्लास 11th में देखने को नहीं मिला टी ऑफ 2g ऑर्बिटल्स। ठीक है, d of x square minus y square and d of z square are called E of g ऑर्बिटल या EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, T2g एंड EG ऑर्बिटल्स। नाउ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लोब्स है दे आर बिटवीन टू एक्सिस, और यहाँ पे जो लोब्स है दे आर अलोंग एक्सिस। सो दीज आर नोन एज, स्क्वायर हाँ बेटा, सर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर एक्स डी एक्स स्क्वायर आर कॉल्ड, क्या बोल रहे? अच्छा, ईजी ऑर्बिटल्स। डी जेड स्क्वायर बेटा आर कॉल ई ऑफ नहीं जी नहीं बेटा, सर, EG। हाँ हाँ वही पूछ रहे हैं। ठीक है, आर कॉल ई ऑफ जी ऑर्बिटल्स। ना यहाँ पे बेटा लोब्स अलोंग द एक्सिस है, सो दे आर नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल्स, दे आर नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल्स। एंड यहाँ पे लोब्स है बेटा बिटवीन द एक्सिस, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंटर एक्सियल। इंटर एक्सियल, एक्सिस के बीच में है तो इंटर एक्सियल, इंटर एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दो तरह के, एक है एक्सियल ऑर्बिटल्स और एक है इंटर एक्सियल ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके बाद बेटा एफ ऑर्बिटल आता है। एफ ऑर्बिटल में हम लोग को उतना ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल के बारे में हम लोग को नहीं सोचना है। तो हम लोगों ने 3 किया, एस किया, पी किया, डी किया। अब देखो बात को समझो, एस ऑर्बिटल का टाइप तो हम लोग को मालूम है। एस ऑर्बिटल का टाइप है सिंगल टाइप या वन टाइप। ठीक है, वन टाइप है। ठीक है, पी ऑर्बिटल बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होंगे। तो एफ ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे बेटा? 7. 7 टाइप्स के होंगे। सात सात फिर जी ऑर्बिटल आएगा बेटा, दैट विल बी 9 टाइप्स, एस पी डी एफ। ठीक है, अब बेटा जी ऑर्बिटल का शेप जो होता है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एफ ऑर्बिटल का भी शेप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, अब उसको हम लोग को ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, एफ ऑर्बिटल का शेप हम लोग को ड्रॉ नहीं करना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं एफ ऑर्बिटल का शेप। ठीक है, आपको ड्रॉ नहीं करना है। आ गया। ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वही है, शेयर स्क्रीन दिख रहा है बेटा, यहाँ पे दिख रहा है। Yes, sir. ये Yes, एफ sir. ऑर्बिटल का शेप। ठीक है, Yes. ठीक है, तो इसमें बनाने की अगर इच्छा बहुत ज्यादा है तो आप बना सकते हैं, बट वैसा कोई जरूरी नहीं है। कितने टाइप के स्क्रीनशॉट देखिए, ले ले, क्या बेटा? स्क्रीनशॉट। हाँ ले लीजिए, जो करना है कीजिए बेटा, किसी एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, आपसे ड्रॉ नहीं करने पूछ सकता है। गाना बजा रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, ये जी ऑर्बिटल है बेटा, ये एफ ऑर्बिटल नहीं है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये जी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये जी ऑर्बिटल है। एफ ऑर्बिटल आपका ये वाला होगा। Pink.
ये वाला एफ ऑर्बिटल है, ठीक है, 7 कौन? के, ठीक है, दिस इज एफ ऑर्बिटल्स, Yes. समझ में आया, ठीक है। तो हाँ ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, ड्रॉ नहीं करना है। आप समझो ये ऑर्बिटल के बारे में हम लोग को मालूम कहाँ से चला, और सबसे पहले कैसे मालूम चला कि ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा एक हाइजेनबर्ग हुआ है बेटा, आप लोग वहां पे वीडियो में किए हैं No, sir. हाइजेनबर्ग, नो सर, ठीक है, नो हाइजेनबर्ग सर, नहीं किए। अच्छा डी ब्रॉगली किए है बेटा, नहीं 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 डी नहीं ब्रॉगली नहीं नहीं सर नहीं। सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस तक ही हुआ है। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, फिर अब बहुत कुछ हुआ है, जैसे वो क्या नाम था, अरे यार एक मिनट। पर सीरीज तक डी हुआ है। ब्रॉगली नहीं हुआ है, बात यही है। हाँ हाँ, डी ब्रॉगली नहीं हुआ है, डी ब्रॉगली नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आप समझिए बात को कि डी ब्रॉगली सॉरी ये ऑर्बिटल आया कहाँ से, ये ऑर्बिटल आया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। तो लिखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये ऑर्बिट से हम लोग ऑर्बिटल पहुंचे कैसे, ऑर्बिट से ऑर्बिटल पहुंचे कैसे मींस रदरफोर्ड की थ्योरी को डिनाई कैसे किए, मतलब व्हाई रदरफोर्ड थ्योरी वाज चैलेंज्ड। देखो रदरफोर्ड थ्योरी जो कहता था, उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा दिए, और अगर सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा, मतलब सोलर सिस्टम वाला मॉडल है, मींस आई एग्जैक्टली नो वेयर माय इलेक्ट्रॉन इज। हाइजेनबर्ग ने आके कहा था, एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, एक एक करके सब बताएंगे, साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, ठीक है। इनका कहना था कि रदरफोर्ड जो एग्जैक्टली बता दे रहे हैं ना, वो हो नहीं सर सकता। रदरफोर्ड की बोर, सॉरी हाँ, नील बोर की थ्योरी बेटा, बोर बोर बोथ बोथ बेटा, नील रदरफोर्ड ने भी वो कराया था, नील बोर ने भी सर वही पर कराया। सर पर रदरफोर्ड ने तो मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटॉम ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नहीं तो बट घुमा तो दिया था ना बेटा, उनके सोलर सिस्टम मॉडल तो वही ने दिया था ना बेटा, हाँ हाँ ठीक है चलिए। तो हाइजेनबर्ग का कहना था जो नील बोर बात बता रहे, रदरफोर्ड ने बात बता रखी है, दोनों में से कोई भी सही नहीं हो सकता है। द रीजन इज कि इलेक्ट्रॉन न्यू एटम में कहां पर है, ये किसी को नहीं मालूम है, ये किसी को नहीं मालूम है। सेकंड एक जो आया बात, वो डी ब्रॉगली आए, फिर इन्होंने देख सब कुछ चेंज ही कर दिया। इन्होंने बोला कि रदरफोर्ड और नील बोर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड नील बोर, इलेक्ट्रॉन हैज गॉट मास एंड इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ पार्टिकल। पार्टिकल का बेटा आप एग्जैक्ट मास पता कर सकते हो, कहाँ पर है ये पता कर सकते हो, ये सारी चीजें पार्टिकल के नेचर में होता है। पार्टिकल नेचर एक होता है और एक वेव नेचर होता है, ध्यान रखिएगा, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। हाँ, तो वो बोले थे सर आप। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर भी वही आया कि डी ब्रॉगली का कहना था कि इलेक्ट्रॉन हैज डुअल कैरेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब डी ब्रॉगली ऐसा कैसे कह पाए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन undergoes diffraction, electron undergoes diffraction. Now what is this diffraction is, what is this diffraction is? बेटा डिफ्रैक्शन बड़ा सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। बट बेटा ये कंप्लीटली सही नहीं है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बट it whenever it will encounter a sharp bend या sharp edge, मान लीजिए ब्लेड के अक्रॉस आपका लाइट पार हो रहा है, वो जो शेविंग वाला ब्लेड होता है, then our light will turn या light will bend. So this bending of light, whenever it encounters a sharp turn, this is known as diffraction.
मतलब जब भी बहुत छोटा छोटा टर्न्स लेगा, शार्प टर्न लेगा, तो वो लाइट जो है बेंड करेगा। यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ लाइट हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख पाते हैं। बेटा उसी प्रिंसिपल पे हम लोगों का एक माइक्रोस्कोप है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑपरेट्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑपरेट्स ऑन दिस प्रिंसिपल। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट नहीं करता। बट सिंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट करता है, so that means electron must behave as a wave as well. पार्टिकल है बट उसको वेव की तरह भी बिहेव करना पड़ेगा। ये बात पहली बार डी ब्रॉगली ने बोला था और डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ तक निकाल के दिखाया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या होगा नहीं होगा ये भी बताया है। इनफैक्ट आपको हम लोग अभी आने वाले समय में क्वेश्चन भी करेंगे जहां पे हम लोग कार का वेवलेंथ निकालेंगे। डी ब्रॉगली का कहना है इलेक्ट्रॉन हैज डुअल कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल एज वेल एज कैरेक्टर ऑफ वेव। डी ब्रॉगली का आगे ये भी कहना है कार ऑल्सो हैज डुअल कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल एंड द कैरेक्टर ऑफ वेव। टेनिस बॉल ऑल्सो हैव डुअल कैरेक्टर, character of particle as well as wave. So these Waves. two things combined, the de Broglie and Heisenberg, they combine, yeah, they together challenge this Neil Bohr theory and Rutherford theory. ये दोनों मिलके चैलेंज किए और इस चैलेंज के बाद इन्होंने एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्क्रॉडिंगर। ठीक है, स्क्रॉडिंगर इनसे बातें सीखे और स्क्रॉडिंगर ने डिसाइड किया कि उनको अपना एक अलग थ्योरी देना है। ठीक है, तो ध्यान रहे बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अगर आपसे पूछा जाए किसने थ्योरी प्रपोज किया है तो इन तीनों का नाम नहीं लिखना है, ना ही स्क्रॉडिंगर का नाम लिखना है। ये एक्चुअली जॉइंट एफर्ट था, एक अकेले आदमी का काम नहीं है। कहीं लिख दिया जाता है कि इन्होंने किया है तो बेटा ऐसा नहीं है, कहीं आपको मिलेगा नहीं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगा किसने ये अच्छे से प्रपोज किया है। ठीक है, इधर उधर मिल जाएगा बट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिल सकता है। बिकॉज ये है कि कंबाइंड एफर्ट है, एक साल में या 2 साल में नहीं हुआ था, इसमें काफी समय लगा था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था, तब जाके क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी प्रपोज हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्यों आया था। तो लिखेंगे नीड फॉर क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, नीड फॉर क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उसको समझना जरूरी है कि क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्यों चला आया। तो लिखेंगे नील बोर्स मॉडल नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम Neil Bohr's model of atom considered electrons, protons and neutrons, not only electrons, all three. Considered electron, protons and neutrons are particles, are particles, are particles. And their position and their position, comma momentum, and their position, comma momentum can be exactly known.
can be exactly known. Can be exactly known. However, full stop के बाद बेटा, however, Heisenberg suggested that it is impossible. However, Heisenberg suggested that it is impossible to exactly know. However, Heisenberg suggested it is impossible to exactly know the position and momentum. The position and momentum of subatomic particles. Impossible to exactly know the position and momentum of subatomic particles precisely at the same time. मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अभी आपको, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है? बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो हो गया, बोलते प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो गया था ना? हाँ हाँ सर हो गया। ठीक है, फोटो चलिए, हाँ। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, समझ में। ये देखो, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मुझे पता करना है पोजीशन और मुझे पता करना है मोमेंटम, तो अगर मैं पोजीशन पता करूंगा, इस कार का मुझे पता करना है वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम पता करना है। वेलोसिटी मालूम चल जाएगा, मास मालूम चल जाएगा, मोमेंटम मालूम चल गया, तो इस कार का मुझे पोजीशन और मोमेंटम पता करना है। तो देखो हाइजेनबर्ग का कहना है जब आप मोमेंटम पता करोगे तो पोजीशन का मेजरमेंट में एरर आएगा। मान लेते हैं कि आपने इसका मोमेंटम पता कर लिया, मतलब वेलोसिटी अच्छे से पता कर लिया, नाउ आपको पोजीशन नहीं मालूम चलेगा, बट अगर पोजीशन को अच्छे से मालूम करने चाहोगे तो मोमेंटम नहीं मालूम चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कंप्लीट कर कोशिश कर रहा हूं? सेम समय पे I cannot measure these two precisely. If I will measure momentum with accuracy, I will get error in position. If I will measure position accurately, I will get error in momentum. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझिए चीजों को। बेटा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो बहुत हल्का होता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि ये मेरा एक टॉर्च है, ठीक है? इस टॉर्च से मैं इस कार को देख रहा हूं, इस टॉर्च से मैं इस कार को देख रहा हूं। बट अगर मुझे कार का पोजीशन और वेलोसिटी पता करना है तो ये मैं अंधेरे में मालूम करूंगा, डार्क में मालूम करूंगा, या लाइट में पता करूंगा? द आंसर इज लाइट में पता करूंगा, बिकॉज टू ऑब्जर्व एनीथिंग वी नीड लाइट। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोचो, इफ दिस कार इज स्टेशनरी, इफ दिस कार इज स्टेशनरी और मैं ये टॉर्च ऑन करता हूं, तो टॉर्च के ऑन करने से कार बेटा अगर स्टेशनरी था तो स्टेशनरी रहेगा या मूव कर सकता है? सो हम लोग को पता है आंसर इज स्टेशनरी रहेगा। लेट्स से कार मूविंग है एट 10 किलोमीटर पर आवर,
car is moving at 10 km/h. Now tell me, टॉर्च के ऑन करने से कार का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सो द आंसर इज इट विल नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कार का बेटा टॉर्च का तो एनर्जी होता है ना, ये तो हम लोग पढ़े थे, E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। सो सम एनर्जी इज फॉलिंग ऑन कार, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार शुड इंक्रीज और सम एनर्जी शुड इंक्रीज, but this is not happening because the amount of energy carried by this photon is very less. ये इतना कम है कि कार के काइनेटिक एनर्जी में कुछ अप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा। बट बेटा ऐसे समझिए, जब सेम टॉर्च आप अगर इलेक्ट्रॉन पे शाइन करेंगे ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन बेटा अगर स्टेशनरी था तो मूव कर सकता है। बेटा हम लोग तो पढ़े हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट देने से इलेक्ट्रॉन तो सीधा बाहर आ गया था, और मैं तो यहाँ खाली बोल रहा हूँ कि इसको मूव करेगा या नहीं करेगा। तो बेटा आप जैसे ही टॉर्च ऑन करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी था तो मूव करने लगेगा। अगर 5 km/s में मूव कर रहा होगा तो अचानक से 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, अंधेरे में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, अंधेरे में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कुछ है, आपने टॉर्च ऑन किया, टॉर्च ऑन करने के बाद वेलोसिटी है 12 मीटर/सेकंड। आप मुझे ये बताएंगे टॉर्च ऑफ करने के बाद कितना होगा? आपने टॉर्च ऑन किया, आपने देखा कि 12 मीटर/सेकंड है, अब आपने टॉर्च ऑफ कर दिया, अब वेलोसिटी कितना होगा? एनी आइडिया? मालूम कर सकते हैं बेटा? हाँ, मालूम कर सकते हैं? हाँ कैसे? सर टॉर्च का जितना एनर्जी था उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देंगे तो नया वेलोसिटी पता चल जाएगा। परफेक्ट बेटा। आपको क्या लगता है बेटा, 100% बेटा उसका जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफर हो जाता है उससे काइनेटिक एनर्जी में? नहीं सर। नहीं सर, 100% नहीं होगा। जो यूज होगा वो यूज हो जाएगा और जो लेफ्ट ओवर है वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो ये कैसे मालूम चला कितना लूज हुआ कितना गेन हुआ बेटा? वो तो निकालना। सर निकाल लेंगे। देखिए इसको समझिए बेटा, एक्चुअली हम लोग कभी भी नहीं पता कर सकते कि डार्क में क्या होगा। वी डोंट नो, वी कैन ओनली अप्रोक्सीमेट, वी कैन ओनली गेस, and guessing is always with some percentage of probability. For example, आप ये नहीं बता सकते बेटा अगले साल बारिश कितनी होगी, आप सिर्फ गेस कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपका प्रेडिक्शन हो सकता है कि हाँ इतना बारिश होगा नेक्स्ट ईयर। फिर आपसे पूछेगा आप कितने श्योर हो, तो आप बोलोगे 90%, 95%। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, आपके मार्क्स कितने आएंगे एग्जाम में, ठीक है, आपसे रिजल्ट में कितने मार्क्स आएंगे, तो आपने कहा मुझे लगता है 98 आएगा, ठीक है, 98 से 100 के बीच में आएगा। फिर आपसे कोई पूछेगा अच्छा 98 से 100 के बीच में आएगा, क्या चांसेस है? आप बोलोगे ऑलमोस्ट 90% चांस है कि मेरा मार्क्स ही आएगा, ठीक है। तो आप कितने सर्टेन हो? 90% श्योर हो कि आपके मार्क्स 98 से ज्यादा आएंगे। बट इस तरीके से आप समझिए, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो अभी, आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। 90% चांस है कि मेरा 98% के ऊपर आएगा मार्क्स। तो यहाँ पर भी वही है बेटा, बस आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, जो देखा नहीं है अंधेरे में बेटा। अब आप मेजर करने जाओगे तो टॉर्च ऑन करना है, और टॉर्च ऑन करोगे तो चेंज कर जाएगा वो, और अगर टॉर्च ऑन नहीं करोगे तो मालूम नहीं चल सकता है। तो समझे बात को? हम लोग एक काम कर सकते हैं, इतना मालूम है
कि अगर हम लोग इसको मिनिमम एनर्जी देंगे, मतलब टॉर्च को एकदम वीक कर देंगे, एकदम मिनिमम वोल्टेज वाला टॉर्च देंगे, तो क्योंकि एनर्जी यहाँ से कम फॉल करेगा तो चांसेस है कि इसका एनर्जी चेंज होगा वो कम होगा। बट द मोमेंट हम लोग लाइट को वीक करेंगे, हम लोग पोजीशन सही से नहीं देख पाएंगे। तो इफ वी वांट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी, then we will compromise. If you want to increase the accuracy of momentum, then position will be compromised. मोमेंटम को अगर आप अच्छे से जानना चाहेंगे तो पोजीशन आपका खराब हो जाएगा, और अगर पोजीशन को अच्छे से पता करना है तो टॉर्च को ब्राइट करना है, ब्राइट करेंगे तो आपका वेलोसिटी चेंज करेगा, तो मोमेंटम खराब हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट हाइजेनबर्ग सेड। हाइजेनबर्ग का सीधा कहना है, आप पोजीशन और मोमेंटम ये दोनों ऐसे चीज है कि अगर पोजीशन को अच्छे से पता करेंगे तो मोमेंटम मालूम नहीं चलेगा, और मोमेंटम को अच्छे से पता करेंगे तो पोजीशन आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है। उनका कहना है देयर विल बी ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी और एरर, हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा आपके मेजरमेंट में। वट एवर यू विल मेजर देयर विल बी ऑलवेज सम और अदर एरर, हमेशा कुछ ना कुछ एरर रहेगा। समझ में आया बेटा? हाइजेनबर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए इतना एक्सप्लेन किए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बेटा आएगा। कितना चांसेस है बेटा? 100% चांस है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन। ठीक है Explain. बेटा? हाँ बेटा बोलिए। क्या क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग इक्वेशन क्या? हाँ, एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा रहे बेटा, एक एक करके दिखा रहे। ठीक है, अच्छा से ठीक है सर। ठीक है, आप समझिए। तो बेटा आपको दो कारण से बेटा क्वांटम मैकेनिकल का नीड अराइज हुआ। एक तो बेटा आपका अनसर्टेनिटी कारण था, अनसर्टेनिटी था। दूसरा क्या था बेटा? डुअल नेचर था। दोनों पॉइंट लिखा दिए कि सिर्फ एक पॉइंट लिखा है बेटा? हाँ बेटा, नहीं सर, दो ही हाँ एक ही लिखे हैं, 12 डिजिट तो नहीं। डुअल नेचर नहीं लिखा है, तो नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए, डी ब्रॉगली सजेस्टेड। डुअल नेचर, नहीं सर, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल ये आप वीडियो में एक बार किए थे। नहीं, यहाँ नहीं लिखा है बेटा, मैं करा रहा हूँ नीड फॉर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो व्हाट इज ठीक द नीड सर। फॉर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? हाइजेनबर्ग ने जो कहा था वो एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। दूसरा आपका डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, लिखेंगे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट से, डी ब्रॉगली सजेस्टेड that all microscopic particles, de Broglie suggested all microscopic particles such as electron, proton and neutrons, such as electron, protons and neutrons, such as electrons, protons and neutrons have dual character, have dual character, have dual character. Full stop. They have property of wave, as well as particle. have dual character, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टर है बेटा? सर वेव और एक property of wave as well as the property of particle or matter.
property of wave as well as the property of ठीक है बेटा, समझिए। तो आपको बेटा स्कूल एग्जाम में कम लिखना है, स्कूल एग्जाम में इतना नहीं लिखना, आपको सीधा लिखना है नील बोर का जो मॉडल था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा था या उसके अकॉर्डिंग नहीं था, और डुअल नेचर ऑफ मैटर को अग्री नहीं कर रहा था। तो एक लाइन में नीचे लिख लेंगे, नील बोर मॉडल was not in conformity with। सर लिखा है ये? हाँ बेटा लिखिए, स्कूल एग्जाम में आपको ये लिखना, नील बोर्स मॉडल was not in conformity with, was not in conformity with de Broglie's dual nature, de Broglie's dual nature and it violated Heisenberg uncertainty principle, uncertainty principle। सिंपल सा है, इन्होंने दो चीज वायलेट किया, एक तो बेटा डी ब्रॉगली नेचर को अग्री नहीं किया, डुअल नेचर को अग्री नहीं किया, दूसरा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को वायलेट कर गया। ये स्कूल एग्जाम में लिखेंगे क्या बेटा? ये 2 पॉइंट स्कूल एग्जाम में लिखेंगे। वो ऊपर वाला नहीं लिखना, उतना वाला उतना लंबा स्कूल में नहीं आता है बेटा। ठीक सर। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, इससे जो ज्यादा होगा ना, इससे ज्यादा मतलब अगर मैं इसमें जाऊं कि क्यों आया नहीं आया, क्वांटम का ज्यादा रीजन क्या था, तो बेटा ये अभी कुछ नहीं पूछेगा, ये आपका हायर लेवल में भी जब एक्चुअली आप फिजिक्स ही बिल्कुल पढ़ेंगे ना, ये भले ही केमिस्ट्री में है बट ये क्वांटम मैकेनिक्स आपका फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा आपको, जब सर एमएससी फिजिक्स वगैरह अच्छा करेंगे नहीं। फिजिक्स में तब ये आएगा, ठीक है, इसके पहले ये नहीं नहीं आएगा। सर एमएससी नहीं करेंगे फिजिक्स में। हाँ, जो भी हो ठीक है। अब लिखना है बेटा डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर। ये बड़ा सिंपल सा बात बोले, इन्होंने सिंपल सा कहा, एवरी मैटर हैज डुअल नेचर। एवरी की बात कर रहा हूँ, कार से लेके ट्रक से लेके एटम से लेके इलेक्ट्रॉन तक, एवरी मैटर हैज डुअल नेचर। they have nature, they have wave like nature as well as particle like nature, they have wave like nature as well as particle like nature। तो लिखेंगे every matter has 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 dual nature। has dual nature, comma, they have property of matter, they have property of particle, they have property of particle as well as property of wave।
they have property of particle as well as property of wave. ठीक है, they have property of particle as well as property of wave. नेक्स्ट बेटा आप ध्यान से सोचो कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को वेव बता दिया गया तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा ना. व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दो इक्वेशन लिखा. E is equal to m into c square. MC square is This equal is to MC mass energy, conservation. mass energy relationship. दूसरा है E is equal to h into c by lambda. This is Planck's theory. Planck's theory. ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था ना. Now equate 1 and 2. So I can say m into c square is equal to hc by lambda. Lambda is equals to h by p. Lambda is हाँ, equal to h lambda by is equal to h mc by. or h by m into v. Lambda is equal to h by m into v is equal m into v is equal to h by p. What is p? P is actually m into v. p मोमेंटम का सिंबल होता है. p is actually notation for momentum. p is Linear. actually ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? So lambda is equal to h by mv. This is known as De Broglie wavelength. de Broglie wavelength. This is known as de Broglie wavelength. An electron is moving with 2 into 10 to the power minus 7 meter per second speed. Find its wavelength. So 2 into 10 to the power. 7 beta. हाँ. आंसर बेटा मीटर में आएगा. करके देखिए कि लेंथ है ना, ऐसा यूनिट यूज किए तो सब कुछ मीटर में होगा. एवरीथिंग विल बी इन मीटर. नाउ सिंपली वी नीड टू
मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है कीजिए। टेन का पावर हो जाएगा बेटा, देखिए तो, हाँ -10 ही हो रहा है। -0.36 into 10 to the power -10. हाँ सर। तो ये बेटा इसका वो आ गया, ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ आ गया, ठीक है। क्लियर है बेटा ये? नेक्स्ट, अब बेटा टेनिस बॉल ले लेते हैं। A tennis ball mass equals to 100 gram and electron mass equal to 9.1 10 का power -31 kg are moving with equal speed v is equal to 100 meter per second. Find their wavelength. Find their wavelength. टेनिस बॉल और बेटा इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, आपको इन दोनों का वेवलेंथ निकालना है। सर इलेक्ट्रॉन का आ रहा है 7.2 into 10 to the power -6। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन का सर वेवलेंथ आ रहा है 7.2 into 10 to the power -6। ध्यान से देखिए बेटा, अच्छा हाँ ठीक बोले, सही आया बेटा। कितना आया था बेटा इलेक्ट्रॉन का? 0.00 कितना आया था? सर इलेक्ट्रॉन का आ रहा था 7.2 into 10 to the power -6 meters।
Yes, sir. 0.0072 into 10 to the power. ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, आपको समझना है कि विच नंबर इज लार्जर एंड विच नंबर इज स्मॉलर. दिस इज बेटा a very close to 0, 10 का पावर -35 and this is 10 का पावर -6. So de Broglie wavelength of tennis ball is insignificant. Now why this is insignificant? De Broglie wavelength of tennis ball is insignificant because बेटा ये insignificant इसलिए क्योंकि बहुत छोटा है ना. ये छोटा क्यों है इतना बेटा, और ये इतना छोटा क्यों नहीं? देखो दोनों में 100 डिवाइड हुआ है, बट यहाँ पे मास 0.1 kg यूज हुआ है, यहाँ पे 9.1 10 का पावर -31 हुआ है. बट 10 का पावर -31 ने इसको कैंसल किया है -34 को, बट यहाँ पे नहीं कैंसल हो पाया, इसलिए -34 बचा रह गया, वो फाइनली 35 हो गया. तो बिकॉज टेनिस बॉल हैज very high mass compared to electrons. बेटा यहाँ पे मास बहुत छोटा था, इसीलिए लैम्डा ठीक ठाक आया. मास को बड़ा करते जाइएगा, लैम्डा बहुत छोटा होता जाएगा. तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि टेनिस बॉल का जो वेवलेंथ है वो इनसिग्निफिकेंट क्यों है, मतलब किसी काम का क्यों नहीं है. तो आप बोलोगे कि देखो इसलिए काम का नहीं है क्योंकि उसका मास इतना ज्यादा है कि वो डिनोमिनेटर में मास आने के बाद सब कुछ छोटा हो जाता है. ठीक है, आपको ये आंसर देना होगा. इसमें किसी को डाउट है बेटा? नहीं सर, डाउट तो नहीं है. ठीक है, ये ध्यान नो रखो. सर. ठीक है, ये पूछेगा आपसे, ये पक्के से आना, जब भी टेनिस बॉल का होगा यही पूछेगा. फिर आपसे पूछेगा ना कि कार का वेवलेंथ क्यों छोटा होता है, अगेन वेरी हाई मास. तो बेटा दो तरह के पार्टिकल, एक होगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक होगा मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा होता है. अब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत 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 छोटा होना, इनसिग्निफिकेंट होना है. ठीक है, तो बेटा डी ब्रॉगली समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो अभी क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर सबको भूख लग गई? सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का फिर भी क्लास है, फिर खाना खाना है, नहाना है. अच्छा, ठीक है बेटा. आप ठीक है अगर बेटा. कंटिन्यू करिएगा तो करेंगे. हाँ बेटा, फिर से बोलिए. आप अगर कंटिन्यू कीजिएगा तब करेंगे सर. अरे बेटा वो तो वो बात तो आप वही बोल रहे हैं. चलिए सर जैसी बाकी, आपकी इच्छा. हाँ, बाकी बेटा सर कोई दिक्कत नहीं कंटिन्यू होने से. चलिए अरे ठीक. बाकी लोग को बोलने दे. Sir, no problem. ठीक है, चलिए बेटा, चलिए ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा खाली हाइजेनबर्ग खत्म करके बंद कर देंगे. ठीक है, क्योंकि कुछ लोग चले गए हैं, वो लोग थक गए होंगे ना. व्हाट इज हाइजेनबर्ग? बड़ा सिंपल सा हाइजेनबर्ग का कहना है, अगर मैं मोमेंटम में एक्यूरेसी लाऊंगा तो पोजीशन में कॉम्प्रोमाइज करना होगा. तो अपने पास दो लोग हैं, एक है मोमेंटम, दूसरा है पोजीशन. पोजीशन को x होता है, मोमेंटम को p से डिनोट किया है. If I will have accurate measurement of momentum, I will compromise on position. If accurate position, compromise on momentum. दोनों में एरर रहेगा. इसमें अगर बहुत ज्यादा एरर होगा तो इसमें एरर कम हो जाएगा, और इसमें कम होगा तो इसमें ज्यादा हो जाएगा. बट सिंपल सा इसका यही कहना है. तो इनका सिंपल सा कहना है, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल ज्यादा है. फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स the error in measurement of position, momentum, and the error in measurement of position
ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा। तो लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, अब होपफुली आपने टॉपिक का नाम लिख लिया होगा। इट स्टेट्स दैट it is impossible to precisely it is impossible to precisely measure it is impossible to precisely measure both position and momentum. It is impossible to measure precisely both position and momentum of a microscopic particle at same time. Of microscopic particle at same time. At same time. किसी एक को अगर ठीक करेंगे तो दूसरे में एरर आएगा, दूसरे को ठीक करेंगे तो किसी एक में एरर आएगा। अब ध्यान से सुनिए, मैथमेटिकली इन्होंने मैथ्स के थ्रू भी बताया है। मैथमेटिकली डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi. Now what is delta x and what is delta p? Delta x is error in measurement of position and delta p is error in measurement of momentum. तो डेल्टा एक्स पोजीशन का मेजरमेंट में एरर है, डेल्टा पी मोमेंटम का मेजरमेंट में एरर है। दोनों का प्रोडक्ट मोर देन इक्वल टू h by 4 pi होगा। Now delta P can also be written as, since delta P is equal to mass into delta V. Therefore, delta X dot M delta V will be equal to greater than h by 4 pi, or delta X dot delta V more than equal to h by 4 pi m, h by 4 pi m. हो गया सर। हो गया, चलिए। ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता नहीं है, बच्चों वाला वो क्वेश्चन होता है।
An electron has a speed 500 meter per second with uncertainty 0.02. Find uncertainty in position. तो देख लीजिए, वेलोसिटी दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकंड, तो बेटा डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा 0.02% ऑफ वी, 0.02% ऑफ वी मतलब 0.02 by 100 into 500. This is equal to 0.1. This is my delta of v. This is my error in velocity. This is my error in velocity. क्लियर है ये? तो अब मेरा हो जाएगा डेल्टा x डॉट डेल्टा v मोर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m. ये कैलकुलेशन करना है आपको, बस ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा. मेरा तो ये आ रहा बेटा, SI यूनिट मीटर आएगा. आप लोग अपना देखिए क्या आ रहा है. 5.7 सॉरी. हाँ सर यही आ रहा है 5.73 into 10 to the power -4 मीटर. ठीक है, यही आएगा. ठीक है, ठीक है, समझ में आया बेटा कैसे हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का जो ऑर्बिटर का थोड़ा बहुत बाकी है, इस थोड़ा बहुत क्वांटम नंबर वगैरह वो भी एक्सप्लेन कर देंगे. ओके सर. ठीक है बेटा. थैंक यू सर. अच्छा बेटा, रिवर you, साइड sir. में स्कूल स्टार्ट हो गया बेटा आप लोग का दोबारा? कहाँ सर? रिवर साइड में BRS में बेटा? हाँ 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 सर, शुरू हो गया. अच्छा, वो ICSE का कैंसिल हो गया तो दोबारा स्टार्ट हो गया ना? कब से कितने बजे का टाइमिंग है अभी? हाँ सर. सर हर दिन चेंज होता रहता. महान स्कूल है बेटा आपका. चलिए ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. ठीक है, सर ICSE का एग्जाम होता तो हम लोग को समर वेकेशन मिलता है, इन लोग का एग्जाम नहीं होगा तो हम लोग को